हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं कुंवर नारायण जी की कविता बात सीधी थी पर। कुंवर नारायण जी की कविता का पहला भाग कविता के बहाने हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। अब पढ़ते हैं बात सीधी थी पर। कवि कहते हैं, बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कहते हैं कि बात सीधी थी। एक बार की बात है कि बात जो थी वो बिल्कुल सीधी सी थी, स्पष्ट सी थी, सरल थी। लेकिन भाषा के चक्कर में जैसे ही वह आई तो थोड़ा उलझ गई। अर्थात जैसे ही भाषा के आधार पर कुछ बदलाव किए वैसे ही वह बात उलझ गई। उसे जब बात बिल्कुल उलझ गई तो कवि ने प्रयास किया कि उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा। जब कोई कार्य बिगड़ जाता है तो उसे संवारने के लिए या पुनः उसी रूप में लाने के लिए कुछ प्रयास किए जाते हैं। तो वही स्थिति कवि की भी थी। कवि ने उसे पाने के लिए भाषा को थोड़ा सा उल्टा पलटा, अर्थात इधर उधर किया, आगे पीछे किया, तोड़ा मरोड़ा, तो कुछ कम किया, कुछ ज़्यादा किया, घुमाया फिराया, कुछ बाद का पहले किया और पहले का बाद में किया, बीच में किया, इधर उधर किया, कि या तो बात बन जाए, कि या तो बात दोबारा से वैसे ही सही रूप में बन जाए, या फिर भाषा से बाहर आए, या फिर जो भाषा के बदलाव उसमें किए थे उन बदलावों से वो बाहर आ जाए। इसके लिए कवि प्रयास करने लगे। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा हो गई, पेचीदा उलझ गई। लेकिन क्या हुआ कि जो बात थी वह ना ही तो अपने पुराने रूप में आई, ना ही उससे भाषा के जो बदलाव थे वो दूर हुए, बल्कि बात जो थी वो और भी पेचीदा हो गई, उलझ गई। बात जो पहले थी उससे बिल्कुल अलग हो गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। कवि कहते हैं कि वो बताते हैं कि जब कोई मुश्किल आ जाती है या कोई चीज़ उलझ जाती है, कोई परेशानी होती है, तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक तो यह होता है कि हम जैसे भी हो वैसे ही उसे करने का प्रयास करते रहें, उसमें बदलाव या सही लाने का प्रयास करते रहें, चाहे सफल हो या असफल हो। दूसरी स्थिति होती है कि उस कार्य को रोककर पहले हम धैर्य से उसके बारे में सोचें, समझें कि आखिर हमसे गलती हुई कहाँ या हमारी गलती कहाँ है, और उसको फिर सही करने का प्रयास करें। लेकिन कवि ने क्या किया? कवि ने पहले वाला तरीका अपनाया। उन्होंने बात में लगातार बदलाव करने, तोड़ना मरोड़ना, इधर उधर करना, घुमाना फिराना, ये सब कार्य करते रहे। तो कहते हैं सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, जितनी भी मुश्किल हो रही थी उसको उन्होंने धीरज धारण करके समझने का प्रयास नहीं किया, बल्कि वो उन्होंने क्या किया, जैसे कि एक पेंच होता है, पेंच को जब हम घुमाते हैं, घुमा घुमा कर लगाते हैं, तो वह उस दीवार पे या उस लकड़ी पर अपनी पकड़ बना लेता है, उसे मजबूती से पकड़ लेता है। लेकिन यदि हम उस पेंच को गलत दिशा में घुमाए जाएंगे तो उसकी चूड़ियाँ खराब हो जाती हैं। तो कवि ने क्या किया, उन्हें उदाहरण के लिए वह बताते हैं कि जैसे कि उन्हें पेंच खोलना था, तो पेंच खोलने के लिए जिधर पेंच को घुमाया जाना चाहिए उन्होंने उसके विपरीत किया, उसके दूसरी ओर वो घुमाए जा रहे थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो जो पेंच था उसकी चूड़ी मर गई। तो वही स्थिति क्या थी? वो कहते हैं, मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। कवि को बात सुलझानी थी, लेकिन सुलझाने के प्रयास में वह गलतियां कर रहे थे, उसे गलत तरीके से सुलझाने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए उनकी बात और अधिक उलझती जा रही थी और अधिक मुश्किलें बढ़ाती जा रही थी। और ऐसा वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि उन्हें इस करतब पर साफ सुनाई दे रहा था तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। और जब वो ऐसा कर रहे थे तो उन्हें अपनी गलती का इसलिए नहीं पता चला या इसलिए एहसास नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर जो तमाशबीन बैठे थे, तमाशबीन वो लोग जो सिर्फ तमाशा देखते हैं, जिन्हें उसका
अच्छा या बुरा कोई प्रभाव नहीं उनके ऊपर नहीं पड़ता, या उन्हें उससे उसके अच्छे और बुरे परिणाम का कोई लेना देना नहीं होता। वो तो सिर्फ समय व्यतीत कर रहे होते हैं, अपना समय पास कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं ऐसे तमाशबीन वहां बैठे बैठे मुझे शाबाशी दे रहे थे, मुझे वाह वाह कर रहे थे। उन्हीं के प्रभाव में आकर या उन्हीं से प्रभावित होकर मैं उस पेंच को खोलने की बजाय बेतरह कसता जा रहा था। अर्थात उन तमाशबीनों की वाह वाह और शाबाशी सुनकर मैं उस बात को सुलझाने की बजाय और भी बुरी तरह उलझाता चला जा रहा था। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कभी कहते हैं आखिर में वही हुआ जिस बात का मुझे डर था, वही हुआ। और क्या हुआ कि जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। जैसे कि उस पेंच को यदि बार बार जबरदस्ती बहुत अधिक कसा जाएगा तो उसकी चूड़ियां जो हैं वो घिस जाएंगी, वो समाप्त हो जाएंगी। वह जो अपनी पकड़ है उसको वह मजबूत नहीं कर पाएगा। वही स्थिति कवि की बात की भी थी कि कवि की बात जब भाषा के चक्कर में आकर इतना अधिक उलझ गई तो वह बात प्रभावहीन हो गई, अर्थहीन हो गई और उसका कोई भी लाभ कवि को नहीं मिल पाया। जो वह सबको समझाना चाह रहे थे अपनी बात के माध्यम से, वह समझा नहीं पाए, वह बता नहीं पाए। तो कहते हैं उससे बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। जिस तरह वह पेंच अपनी चूड़ियां घिस जाने के बाद व्यर्थ ही घूमता रहता है और पकड़ नहीं बना पाता, उसी तरह जो बात थी वह भी अपना कोई प्रभाव या असर नहीं डाल पाई और बेकार ही रह गई, भाषा के चक्कर में उलझी ही रह गई। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। जिस तरह जब पेंच की चूड़ी मर जाती है तो उसका प्रयोग सिर्फ एक कील की तरह किया जा सकता है कि कील को दीवार में सीधे सीधे ठोक दिया जाता है, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत नहीं होती। वही स्थिति बात की भी थी कि बात अर्थहीन और प्रभावहीन हो गई और कवि ने उसे उसी तरह छोड़ दिया। और कैसी स्थिति में थी? ऊपर से ठीक ठाक, परंतु अंदर से ना तो उसमें कसाव था और ना ही ताकत। वो बात उस कील की तरह, जो कील दीवार में ठोक दी जाए तो उसमें ना तो कसाव होता है, ना ताकत होती है कोई वजन सहन करने की। वही स्थिति उस बात में भी थी कि वह बात कवि ने जिस उद्देश्य से कही थी, लोगों को जो कुछ समझाने के माध्यम से कही थी, जिसके माध्यम से जो वो संदेश देना चाहते थे वह किसी तक नहीं पहुंचा और वह बात व्यर्थ ही अर्थहीन होकर रह गई। अब उसके बाद कवि कहते हैं कि बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पहुंचते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? तो कहते हैं कि वह बात मेरे साथ एक शरारती बच्चे की तरह खेल रही थी। जैसे एक शरारती बच्चा होता है और वह शरारत कर करके यह आनंद लेता रहता है कि बाकी लोग कितना अधिक परेशान हो रहे हैं, कितना अधिक वो उलझन में पड़ रहे हैं, उसी तरह वह बात भी एक शरारती बच्चे की तरह मेरे साथ खेल रही थी। जब मैं थक गया, कवि बताते हैं अपने लिए कि जब मैं थक गया और थक कर पसीना पहुंच रहा था, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं अपनी इस बात को किस तरह सही रूप दूं या अपनी बात को किस तरह इस उलझे हुए रूप से बाहर निकालकर एक सुलझे हुए रूप में, एक सरल और साधारण से रूप में सबके सामने प्रस्तुत करूं। उस समय मैं थक कर पसीना पहुंच रहा था तो उस बच्चे ने मुझसे पूछा, उस बात रूपी बच्चे ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? अर्थात वह पूछने लगी कि क्या तुमने कभी यह नहीं सीखा कि जो बात जिस रूप में है, सरल रूप में है, सहज रूप में है, क्या उसे उसी सहूलियत के साथ, उसी आराम के साथ प्रयोग कर लिया जाए, बरत लिया जाए? क्या तुमने ऐसा नहीं सीखा? अर्थात वह कवि को यह समझाना चाहती थी कि जब तक किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता ना हो, बात में भाषा के बदलाव नहीं लाने चाहिए। यदि बात सीधी और सरल भाषा में दी हुई है, लिखी हुई है, तो उसे उसी रूप में सहूलियत के साथ प्रयोग कर लेना चाहिए। अनावश्यक रूप से उसमें कोई भी बदलाव नहीं करने चाहिए, चाहे वह बदलाव कितने भी साधारण और हल्के फुल्के क्यों ना हो, लेकिन जब हमें आवश्यकता हो हमें भाषा में तभी बदलाव लाने चाहिए। अन्यथा उसका परिणाम ऐसा ही होगा जैसा कि कवि के साथ हुआ। कवि की बात जो थी वो बिल्कुल सीधी थी, सरल थी, उसका अर्थ समझ में आ रहा था, उसे समझा जा सकता था सरल तरीके से। लेकिन जब
उस कविता में या उस बात में भाषा संबंधी परिवर्तन ला दिए गए, बदलाव ला दिए गए, तो वह बात उलझ गई और वह बात भाषा के चक्कर में ऐसी फंसी कि वह अर्थहीन और प्रभावहीन हो गई, जिसके कारण कवि को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी उनकी बात उनके सामने उस सही और सरल रूप में दोबारा से नहीं आ सकी, वह उसमें ही उलझ कर रह गए, परेशान होकर रह गए। तब बात समझाती है कि बात को या भाषा बात को जिस रूप में वह है, यदि उसमें आवश्यकता ना हो तो परिवर्तन ना करें और उसी सरल सहज रूप में उसे स्वीकार करें और उसी रूप में उसे प्रयोग करें। तो यहीं पर हमारी कुंवर नारायण जी की कविता बात सीधी थी पर समाप्त होती है। धन्यवाद।